पायल नाग को हमने एक ट्वीट के माध्यम से देखा और देख करके मैं शॉक हो गया कि एक बच्ची जस्ट 15 साल की और दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है, और अंदर से फील आया अगर इस बच्ची को आर्चरी कराया तो ही मानना कि तुम सफल कोच है। देखो, जब मैंने अपने ही गांव में सर ये स्टार्ट किया तो लोग बोलते थे अरे फुलाने का है, क्या करेगा, गांव में महाभारत करवाएगा। मैं एक ही बात जानता हूं, बचपन से बचपन मेरा बहुत मतलब मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि जिस बच्चे की 5 साल का बच्चा और उसकी माँ नहीं हो, अपनी माँ ही नहीं है, तो उसने कितना दुख देखा होगा लाइफ में। बहुत मुश्किलें देखी सर। बचपन था कि जब रोटी नहीं होती थी खाने के लिए। लोग आज ना प्लेयर को जानते हैं। मैं बात करूंगा पर्टिकुलर कुछ लोगों की। एक लड़का हमारा, मतलब मैं सौरभ की बात करूंगा, वो कंप्यूटर पे काम कर करके सर उसकी एक आंख खराब हो गई। कभी अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को, अपने बेटे को कभी हक करके देखा। एक बार बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो उसका हाथ टूट गया फुटबॉल खेलते हुए। सर फुटबॉल स्कूल में खेला हुआ, मैं अपने बच्चे को सर देख नहीं जा पाया। अगले सर 5-10 सालों की अगर हम बात करें तो आर्चरी, हमारी इंडियन आर्चरी जो अपकमिंग ओलंपिक्स है LA 2028, यहाँ पे श्योर मेडल लेगा और ये अगले 4-5 सालों में होने वाला है। तो फिर वर्ल्ड मैप पे हम नंबर 1 हो जाएंगे। किसी ने खूब कहा है, सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। हमारे आज के मेहमान का भी एक ऐसा ही सपना था, अपने देश को पहला ओलंपिक मेडल जिताने का। जुनून ऐसा कि अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़कर अपना पूरा जीवन इसी सपने को समर्पित कर दिया। उनके सैकड़ों स्टूडेंट्स आज आर्चरी में नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स लाकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। And win a bronze medal, yes, and wins India's very first archery medal at the Paralympic Games with that arrow right there. यहां तक कि देश का पहला पैरालंपिक मेडल जो कि टोक्यो में 2020 में आया, वो भी इन्हीं के सानिध्य से आया। स्वागत करते हैं कुलदीप जी का। सर नमस्कार। सर नमस्कार। थैंक यू सो मच दर्पण जी, आपने मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सर सबसे पहला जो सवाल था हमारी सारी टीम का वो ये था, आर्चरी बहुत फेमस स्पोर्ट्स नहीं है स्पेशली हमारी कंट्री में, तो आपके जीवन में आर्चरी आया कैसे? सर पहले तो मैं बताऊं कि आर्चरी मतलब फेमस का, आर्चरी लोग कम जानते हैं, बट अगर मैं आर्चरी की बात करूं तो आर्चरी हमारे मतलब पुराने ज़माने से आप देखेंगे, महाभारत रामायण, जब हम छोटे थे बचपन में तो गांव में मतलब एक टीवी होता था। पूरे गांव में मतलब अलग अलग मोहल्ले होते हैं और एक मोहल्ले में एक टीवी होता था, सब जाके वहाँ देखते थे। तो हम रामायण और महाभारत वहाँ देखने जाते थे। तो जब पता होता था कि तीर धनुष कुछ है, जब अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया, तो फिर सर मेरे लाइफ में मतलब ये आर्चरी कहाँ से आया। मैं इंडियन आर्मी 2000 में ज्वाइन किया और फिर आर्मी में रहते हुए मैंने एक बार मतलब ये डिसीजन लिया कि मुझे एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करना है, जबकि मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था। तो मैंने आर्चरी में मतलब थोड़ा रुचि दिखाई और मैं आर्चरी को ज्वाइन किया। और आज सर वही मतलब उसी के कारण है कि मैं आर्मी में रहते हुए आर्चरी को, एक इंडिविजुअल गेम को मैंने ज्वाइन किया और आज देश को मतलब सैकड़ों मेडल। लेकिन आर्चरी ही क्यों चुना? क्या ऐसा डिसीजन मेकिंग रहा उस वक्त? किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस करा इस डिसीजन को? इसके पीछे मतलब टोटल अगर श्रेय जाता है वो कर्नल मोहन साहब का जाता है। कर्नल मोहन साहब 12वीं बटालियन जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 12वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर होते थे। मैं पलटन में होता था और मैं उनकी नज़रों में सबसे होनहार जवान था, क्योंकि मैं पलटन में ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं था, ऐसा कोई खेल नहीं था जो मैं खेलता ना हूँ। हॉकी, बास्केटबॉल, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं अव्वल रहता था और नंबर 1 उनको दिखाता था। तो एक बार की बात है कि एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था जिसमें बॉक्सिंग, मतलब मैं खेल रहा था और मैंने बॉक्सिंग में अपनी पलटन को गोल्ड मेडल दिलाया। और ऐसा कोई इवेंट नहीं होता था कि हम सब मतलब इवेंट में बहुत टॉप लेवल पे जाते थे। तो कर्नल साहब ने मुझे बुलाया
अपने ऑफिस में, एंड ही सेड कि कुलदीप मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने देखा आपके अंदर ना बहुत टैलेंट है। मैं उनको बोला सर थैंक यू, आपने मतलब मुझे स्पेशली पहले तो अपने ऑफिस में बुलाया और इतना इसको अप्रिशिएट, मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। बोला नहीं, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, व्हाई नॉट यू स्टार्ट इंडिविजुअल गेम। आप हर एक स्पोर्ट्स में मतलब आगे रहते हो और मेरी पल्टन को आप मेडल ही मेडल दिला रहे हो, लेकिन आप एक स्पोर्ट शुरू करो और मुझे पूरा बिलीव है कि आप बहुत आगे तक जाओगे। देन मैंने बोला उनको, ब्लंटली बोला कि सर मैं आर्चरी शुरू कर दूं। ही सेड ओके। देन मैं आर्चरी के लिए पल्टन से निकल गया और कर्नल मोहन साहब की मतलब उनका जो बिलीव था मेरे ऊपर, मैंने 1 साल में ही उनको नेशनल में गोल्ड मेडल दिया। देन मैंने उनको इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल दिया और मैं सर खेलता ही चला गया आगे। तो कर्नल साहब का मैं मतलब दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे ऊपर इतना बिलीव और इतना फेथ दिखाया और आज मैं उन्हीं के कारण यहाँ हूँ। तो ये तो रही आपकी आर्मी की जर्नी। जी फिर आर्मी की जर्नी, तो यहाँ पर तो आप स्टूडेंट रहे, जी। इसके बाद कोचिंग में जो तब्दीली आई ये कैसे आई? कोचिंग की तब्दीली कैसे आई? एक्चुअली मैं आर्मी में रहते रहते मैं खेलता गया और खेलता गया और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी मेहनत करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने गांव में ही था, मैं छुट्टी पे आया हुआ था और गांव में हमारे एक सर महापंचायत थी। महापंचायत मीन्स हमारे यहाँ आपको पता ही है कि जो बागपत और जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जी। यहाँ पे आप देखेंगे ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में गन्ना ही गन्ना होता है। तो गन्ने की कोई प्रॉब्लम थी और कम से कम भी 10-15 गाँव के किसान हमारे गाँव में इकट्ठा हुए थे, धनोरा टीकरी बागपत उत्तर प्रदेश। तो उस दौरान मैं छुट्टी पे था और ये सन 2008 की बात है। और लकीली मतलब उस टाइम आपके ध्यान होगा 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे जी। और ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचा था, देश को पहला द फर्स्ट एवर ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा जी ने दिलाया था। जी। तो पूरे देश में एक खुशी की लहर थी, एक स्पोर्ट्स का पूरा एक क्रेज था क्योंकि देश को पहली बार इतना बड़ा मेडल मिला था। तो मैंने उसी को ही मतलब थोड़ा सा अपने भाव में रखते हुए और मैं पंचायत में पहुंच गया और मेरा जो पंचायत में जाने का मकसद था कि आर्चरी को अपने गांव में इंट्रोड्यूस करने का, अपने क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करने का। तो मैंने अपने ही गांव में अपने मतलब जो पंचायत थी उसमें जाकर के अपनी बात रखी कि आई एम कुलदीप वेदवान, मैं इसी गांव से हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये गेम का स्टार्ट हो। तो मैंने सब लोगों के सामने बात रखी। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार ये फुलाने का लड़का है, क्या ये बात कर पाएगा, मतलब बहुत सारे मतलब मेरे सामने चीजें आई मतलब पंचायत में जाने से पहले। लेकिन मैंने बहुत छोटा था, मैं इतना एज नहीं था, अपनी बात बहुत ही स्ट्रोंग तरीके से रखी क्योंकि मेरे अंदर आर्मी के गुण थे, आर्मी की जो लीडरशिप थी मेरे अंदर। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से आर्मी के जवान की तरह खड़ा होकर के पूरी पंचायत को संबोधित किया एंड मैंने बोला कि मैं एक गेम का, एक अकेडमी का स्टार्ट करने जा रहा हूं। और वो अकेडमी मैंने स्टार्ट किया 2008 में और आज उस एकेडमी की वजह से मैंने इंडियन आर्मी को 70+ स्टूडेंट्स दिए, जो आज इंडियन आर्मी में कोई हवलदार है, कोई सूबेदार है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब रैंक्स में है और जो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्चरी लगे हैं। तो एक कुलदीप बाहर आया और 80+ कुलदीप इंडियन आर्मी को दिए। लेकिन अभी आपने इतनी आसानी से बोल दिया कुलदीप बाहर आया, वो जर्नी तो बड़ी डिफिकल्ट रही होगी व्हेन यू चोज कि मेरे को इंडियन आर्मी छोड़कर, एक सरकारी नौकरी छोड़कर, सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अब अपना कुछ करना है, कोचिंग करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आर्मी कल ही रिजाइन किया है, क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया आर्मी रिजाइन करने का तो उस समय क्या था, बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, बिकॉज मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे पेरेंट्स सब एक ही चीज बोलते थे, बोला भाई लाइफ सिक्योर्ड है आपकी, आप आर्मी में 12 साल कर चुके हो और रेपुटेड जॉब है एंड यू आर गेटिंग सैलरी एंड इवन आफ्टर 2.5 year यू विल गेट पेंशन। अगर आप VRS ले यस, अगर आप भाई और 2.5 साल जॉब करोगे देन यू विल गेट पेंशन। तो मैंने डिसाइड कर चुका था मन ही मन, तो मैं किसी से ज्यादा बात नहीं की और सबको मैं हाँ हाँ बोलता था कि यस यस आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं करता अपने मन की हूँ, मैं सुनता सबकी हूँ, बहुत अच्छे से सुनता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप से ही डिसीजन लोगे सो दैट विल बी गुड।
तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे रिजाइन करना है। तो रिजाइन करने का एक ही रीजन था, द रीजन बिहाइंड, कि मुझे देश को ओलंपिक मेडल देना। लेकिन जब आपने एक अपनी जर्नी शुरू की एज अ कोच, अपना एकेडमी शुरू किया, शुरुआत में किस तरीके की मुश्किलें आई? कुछ ना कुछ तो मुश्किलें, आपका भी अपना एक स्ट्रगल रहा होगा, इतना आसान तो कुछ भी करना नहीं होता। देखो, जब मैंने अपने ही गांव में सर ये स्टार्ट किया, तो लोग बोलते थे अरे फुलाने का है, क्या करेगा, गांव में महाभारत करवाएगा, दे सैड महाभारत करवाएगा। अरे तीर तो चलो हमने देखे थे, महाभारत में चलते थे, किसी की आंख फूट जाएगी, किसी को तीर लग जाएगा, मतलब बहुत लोगों ने कमेंटिंग किया, बहुत गॉसिप हुआ। बट मैंने कभी किसी के लिए नहीं सोचा। मैं एक ही बात जानता हूँ, बचपन से मैंने, बचपन मेरा बहुत मतलब मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि जिस बच्चे की 5 साल का बच्चा और उसकी माँ नहीं हो, अपनी माँ ही नहीं है, तो उसने कितना दुख देखा होगा लाइफ में। तो वो सारे दुख देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी नहीं है ये, लोगों को बोलने दो। मैंने डिसाइड किया है मैं करूँगा, और मैं करता गया, फिर वही लोग बोलते गए कि नहीं यार, क्योंकि बच्चे जॉब में जाना शुरू हुए। आज 70-80 बच्चे मेरे गांव से जॉब में है, तो पूरा गांव, पूरा क्षेत्र अप्रिशिएट करता है कि नहीं, 2008 में जो एकेडमी खड़ी हुई थी, और आज इतने बच्चे, इतने घरों में दीपक जले हैं। लोग मतलब ऐसे बोलते हैं, गांव के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, कि घर मतलब 70-80 घरों में दीपक जले हुए हैं इस खेल की वजह से। और ये खेल किसने शुरू किया? कोच कुलदीप वैद्वान। तो लोग तो अप्रिशिएट भी करते हैं, मतलब दोनों तरीके से बात करते हैं। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा जो लोग ऐसे बात करते थे, क्योंकि बूस्टर भी वहीं से मिलता है, मोटिवेशन वही Yes. कि इनको गलत प्रूव करना। यस। मैं कभी भी किसी को गलत और सही प्रूव करने में नहीं लगा। मैंने एक ही चीज में फोकस किया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है और किस तरीके से करना है, उसके ऊपर मैंने फोकस किया। और आज देश को हर प्लेटफॉर्म पे मेडल मिल रहा है, और मैं ये सारा श्रेय भगवान को दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ गॉड में, बहुत ज़्यादा। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी ना दीपक नहीं जलाता, ना कभी मैं मंदिर जाता हूँ। बस मैं यहाँ पे कोट करूँगा प्रेमानंद महाराज जी की कुछ बातों को, जो आज हमारे देश का युवा फॉलो करता है, और वो बहुत, मैं तो उनको साक्षात उनमें भगवान को देखता हूँ। आप अपने काम पे बिलीव करो, अपने काम को इस शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो, उसी में पूजा है, उसी को पूजा समझो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, आपने अपने बचपन का जिक्र किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? बचपन सर बहुत मुश्किल भरा था। हम 4 भाई हैं। बचपन में आप कौन से नंबर पे हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। अच्छा। बहुत मुश्किलें देखी सर। बचपन था कि जब रोटी नहीं होती थी खाने के लिए। रोटी क्यों नहीं होती थी? क्या करते थे पिताजी? पिताजी किसान है सर, फार्मर है, आज भी है, बहुत फिट है मेरे फादर, 80 साल के हैं, बट आज भी खेत में जाते हैं और वो सारा काम करते हैं, मेरे से ज़्यादा फिट लगते हैं मुझे। और बचपन की मैं बात करूं कि बहुत मुश्किलें देखी, क्योंकि घर में, जिस घर में औरत ही नहीं है, और हम 5 साल की उम्र में मतलब अपनी माँ को खो दिए, माँ नहीं थी, तो ना खाना था ना कुछ था घर में, मतलब कोई करने वाला नहीं था, तो बहुत मुश्किल भरा बचपन था। तो वहीं से मैंने मतलब ठाना, वहीं से मतलब कुछ करना है कुलदीप, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। बचपन में मुझे ऐसे थॉट्स आते थे, सोचता था मैं से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बुजुर्गों में बैठता था। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठते थे, और वहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कि जो बागपत मेरठ की जो बेल्ट है, किसान लोग हैं, शाम को हुक्का भर के बैठते हैं, तो कम से कम भी 10-15 बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग आकर के बैठते थे, और सब हुक्का पीते थे, और अब अपनी स्टोरी बताते थे। तो मैं वो स्टोरी सुनता था और बहुत कुछ सीखता था बुजुर्गों से। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया बचपन में, कोई दोस्त नहीं था। आज भी मेरे मतलब बहुत लिमिटेड दोस्त है, बहुत ही लिमिटेड। तो वहीं से सीखा सर, बचपन से। आपने भी बातों बातों में बताया, जैसे अभी आपने जिक्र करा पंचायत का, बड़ी सभा का, कि लोगों ने बोला अरे ये तो फलाने का लड़का है, पता नहीं कैसे बोलेगा। हाँ तो क्या वो सोच कर आपने वो बात कही? सर, गांव में होता है ना कि भाई फुलाने का ही तो है। हम्म। आप भी अपने गांव में जाएंगे ना, आज आप देखो इतना अच्छा काम कर रहे हो, है नहीं? आप लोग मतलब एक स्टोरी टेलिंग, एक नई नई सेलिब्रिटी को, नए नए लोगों को, कोचिस को, है नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से
ऐसे ऐसे लोगों को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो आपका नाम इतना अच्छा है दर्पण, आप लोगों को एक दर्पण दिखा रहे हो। अगर आप अपने ही गांव में जाएंगे सो दे विल थिंक कि यार दर्पण तो फलाने का लड़का है, सो दे डोंट नो कि व्हाट दर्पण डूइंग एग्जैक्टली। एक दर्पण आज पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को अपने मतलब टैलेंट के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से एक दर्पण दिखाने का काम कर रहा है जी। एक दर्पण दिखाने का काम कर रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। आप कितने भी टैलेंटेड हो, पर गांव के लिए तो आप दर्पण ही हो ना। लेकिन आप जो आज काम कर रहे हो वो हम जानते हैं। हमारे जैसे लोगों को, बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटी को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। मेरी ये सब वीडियो देख करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी ये मेरी बच्ची का मेडल आया इंटरनेशनल में और पूरे भारत में छा गई 10 दिन में। आज मुझे लगता है कि मोर देन 1000 रील एंड न्यूज़पेपर, आपका प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पायल एंड कुलदीप वेदवान एंड शीतल, 3 नाम पूरे भारत में इतना वायरल हो गया। और उसके माध्यम से सर आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने कॉल्स एंड मैसेज आए और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मुझे 10 आर्मलेस बच्चे मिले जिनकी एज किसी की 2 साल है, किसी की 25 साल है। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के माध्यम से मैंने सब बच्चों को मैसेज दिया कि बहुत जल्दी मैं एक टैलेंट स्काउटिंग करूंगा और आप सबको बुलाऊंगा। तो किसके माध्यम से होगा वो? आप जैसे लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे शीतल देवी हैं, पायल नागे हैं, राकेश हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है, जो देखती है इन एथलीट्स को, आपको, आपकी कहानी सुनती है, तो कहीं ना कहीं एक चित्र बनता है कि शायद कुलदीप जी सिर्फ पैरालंपियन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ है या इससे अलग कुछ है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा सर ऐसा क्वेश्चन आपको रखने के लिए। मैं सर 3 जगह काम करता हूं। 2008 में हमने वेदवान आर्चरी एकेडमी अपने ही गांव से शुरू की थी, जो धनोरा टीकरी, बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमने सर 70-80 स्टूडेंट्स जो एबल बॉडी है, आपके मेरे जैसे है, आर्मी को दिए, जो नेशनल इंटरनेशनल पे अपना दमखम दिखा चुके हैं। स्पोर्ट्स कोटा में? स्पोर्ट्स कोटा में ओनली द इंटर इज इन स्पोर्ट्स कोटा। मधु वेदवान, शेखर वेदवान। एक बार का मैं वाक्य बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा नोड है जो आर्मी का है और पुणे में है, घोरपड़ी, जहां पे मोर देन 21 डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन्स 21 स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। और वहां पे फॉरेन कोचिस है और एशिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स नोड है जो इंडियन आर्मी का है। वहां पे मैं था सर और बहुत दिन रहा। तो वहां पे मेरी जो वेदवान आर्चरी एकेडमी है, मेरी वेदवान आर्चरी एकेडमी के स्टूडेंट्स आर्मी में सेलेक्ट हुए। जैसे मैंने बताया 70-80 स्टूडेंट गए। तो एक बार का वाक्य है कि जूनियर सर्विसेज ट्रायल हुआ। तो सर्विसेज ट्रायल क्या होता है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक कॉमन ट्रायल होता है जूनियर लेवल का, आर्चरी का, जिसमें से 4 बच्चे इंडियन राउंड मतलब एक लकड़ी का धनुष होता है, उसको हम इंडियन राउंड बोलते हैं। एक रिकव होता है, एक कंपाउंड होता है। 3 तरह के धनुष होते हैं। तो तीनों तरह के धनुषों में 12 बच्चे सिलेक्ट हुए और सारे के सारे वेदवान थे। वाह! सारे के सारे वेदवान, सारी सर्विसेज मिला के? सारी, मतलब मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, एंड फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रहा हूं। तो क्या हुआ वहां पे, ये पता कैसे चला? ऐसे हुआ, आफ्टर सिलेक्शन और जब टीम जाता है तो कमांडेंट का इंटरव्यू होता है। तो कमांडेंट साहब के सामने खड़े थे सब वर्दी में अपना इंटरव्यू के लिए कि श्रीमान, आई एम सो एंड सो, आई एम कुलदीप वेदवान, सेलेक्टेड फॉर जूनियर नेशनल। आई एम ऋतिक वेदवान, सेलेक्टेड फॉर जूनियर नेशनल इन कंपाउंड डिवीजन। जब 12वें बच्चे ने भी यही बोला, आई एम फलाना वेदवान एंड सेलेक्टेड फॉर जूनियर नेशनल, तो कमांडेंट सैड कोच को बोला, कोच, यस सर, ये व्हाट इज वेदवान? सब एक ही बात रट्टा लगा रखा है, नाम बोलते हैं वेदवान बोलते हैं। तो कोच साहब थे वहां पे, रवि जी,
तो रवि जी बोलते हैं, बोला सर ये एक ही कोच के स्टूडेंट है और एक ही गांव के हैं, एक ही एकेडमी के हैं। जो एकेडमी है वेदवान आर्चरी एकेडमी सर। और ये मतलब यहाँ पे हमारे एएसआई में ही यहाँ पे स्टूडेंट होते थे, हमारे एक प्लेयर होते थे कोच कुलदीप वेदवान, जिन्होंने 12 साल नौकरी करके रिजाइन कर दिया था और अपनी एकेडमी चलाते हैं। ये सर उन्हीं के सारे स्टूडेंट हैं। तो वहाँ से सर कमांडेंट साहब ने मतलब उन बच्चों को बहुत अप्रिशिएट किया और 25,000 रुपये हमारी एकेडमी में भेजे आर्मी बहुत से। बड़ी बात है। तो मैं कमांडेंट साहब को भी धन्यवाद करूंगा कि और मेरे बच्चे जिन्होंने इतना दमखम दिखा करके कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों सर्विसेज की ट्रायल में अव्वल रहे और अपने मतलब वेदवान एंड अपने गांव का, डिस्ट्रिक्ट का, प्रदेश का नाम रोशन किया बहुत बड़ी और बात। अपने कोच का नाम रोशन किया। जी जी जी। अभी हमने अपने रिसर्च में पता लगाया कि पहली फीमेल आर्चर जिनको नेशनल इंटरनेशनल मेडल मिले हैं वो भी आपके स्टूडेंट रही हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट आई थिंक आप सोच रहे हैं कि एक ही बच्चा है। एक नहीं है, ऐसे बहुत लंबी कतार है। तो मैं लड़कियों की बात करूंगा। सबसे पहली मेरी आर्चर ज्योति बालियान, जिसने 2008 में आर्चरी ज्वाइन किया और वो बच्ची पैरा आर्चरी में है। शी इज द फर्स्ट फीमेल इन इंडिया हु स्टार्टेड पैरा आर्चरी इन 2008। और वो बच्ची आज उसके पास में सर 25+ नेशनल गोल्ड मेडल है। 3 पैरा एशियन गेम खेली है, 2014, 2018 एंड 2022। 2020 पैरालंपिक खेली है। 15+ इंटरनेशनल मेडल है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी है। और वो भारत की पहली एक ऐसी आर्चर है जिसने 2014 एशियन गेम में रिकर्व से खेला, 2018 एशियन गेम कंपाउंड से खेली, 2020 पैरालंपिक कंपाउंड से खेली। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कॉन्टिनेंटल गेम्स डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में खेली है, कंपाउंड में भी और रिकर्व में भी। मैं बात करूंगा शीतल देवी। शीतल देवी ओनली गर्ल, ओनली फीमेल आर्चर इन द वर्ल्ड जो आर्मलेस है, पहली लड़की है पूरे वर्ल्ड में। और जिसने ऐसा कोई धरती पर मेडल नहीं है जो उसने जीता ना हो। ऐसा वर्ल्ड में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन है वो, वर्ल्ड नंबर 1 है, पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और उसने 2022 एशियन गेम के दौरान मेडलों की हैट्रिक लगाई। सारे खिताब अर्जुन अवार्डी है। और 3 ये भारत की यंगेस्ट, और मैं ये कहूंगा कि इतने शॉर्ट टाइम में 3 साल में अर्जुन अवार्ड लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं है, बट कहने के लिए बोलते हैं कि भाई मेरी डिक्शनरी, आई कैन नॉट से कि मेरी डिक्शनरी, पर मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा मैं नहीं मानता कि कुछ इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा भी होगा कि शीतल का भी रिकॉर्ड टूटेगा। अगर जिसने 3 साल में अर्जुन अवार्ड ले लिया हो, ये भी कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, और क्या पता कोई मेरा बच्चा तोड़े। तो शीतल देवी की हमने बात बताई। मैं फिर एक नया चैप्टर यहां पे खोलने जाऊंगा। नया चैप्टर है पायल नाग। पायल नाग उड़ीसा के बलांगीर की एक बच्ची है जो मात्र 18 साल की है आज, और जब हमारे पास में आई 2023 में। पायल नाग को हमने एक ट्वीट के माध्यम से देखा और देख करके मैं शॉक हो गया कि एक बच्ची जस्ट 15 साल की, और दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है। और मुझे देख करके शौक तो हुआ ही, और अंदर से फील आया इस बच्ची को आर्चरी कराना है कुलदीप। अगर इस बच्ची को आर्चरी कराया तो ही मानना कि तुम सफल कोच है। मैं जुट गया, वो ट्विटर निकाला, किसका ट्वीट है, कहां से हुआ। मैं पहुंच गया उड़ीसा, बलांगीर। उड़ीसा में एक सर गांव नहीं, सॉरी, एक डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर, और वहां पे एक जमना बहाल गांव है जो पायल नाग का है, और वहां पे एक अनाथ आश्रम, पार्वती बाल निकेतन ऐसे कुछ करके है, मुझे थोड़ा नाम याद है। मुझे पता लगा कि वो बच्ची अनाथ आश्रम में है। तो वहां पे इंचार्ज को बात किए, संस्कृति पटनायक जी को। उन्होंने मतलब बड़ी खुश हुई, वो बोला सर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन सर मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं पायल को यहाँ से भेज सकूं। आपको डीसी से बात करना होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिले, बात किया चंचल राणा जी को, और वो बच्ची को सर उन्होंने तुरंत प्रभाव से, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ही सैड सर आप ले जाइए और हम सपोर्ट करेंगे, आप ले जाओ। बच्ची को लेके आया मैं, और जब मेरे पास में एकेडमी में आई
तो वो 15 दिन ट्रेनिंग करती रही चुपचाप। एक दिन आई, आंखें नम थी, पानी था उसकी आंखों में। बोली सर एक बात पूछूं आपसे। मैं बेटे दो पूछ, एक क्यों पूछ रहा? कि सर मैं देख रही हूं कि शीतल दीदी तीर चला रही है, बट सर वो पैरों से तीर चला रही है। ऋतिक भैया है, खड़े होकर के तीर चला रहे हैं सर, दोनों पैरों पर खड़े हैं और हाथों से धनुष खींच के चला रहे हैं। इवन मैं राकेश भैया को देख रही हूँ, वो व्हील चेयर पर बैठ के तीर चला रहे हैं। बहुत बच्चे हैं सर इधर। सर मुझे मेरे जैसे तो कोई दिखाई नहीं। और रोने लगी। मैंने उसको हक कर लिया जोर से, एंड मेरी आंखों में भी सर पानी आ गया। मैंने उसको बोला बेटे डोंट वरी, मैं लेके आया हूँ, वो कराऊंगा भी नहीं। और बेटे तुम्हें नहीं पता कि मैं एक तुम्हारा डिवाइस बना रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें धनुष उठवाऊंगा। आपने शीतल को देखा, शीतल को दोनों हाथ नहीं है, और शीतल जिस डिवाइस से धनुष खींचती है दैट इज ऑल्सो आई मेड, मैं नहीं बनाया हूं। अच्छा। यस दैट इज आई मेड, आई एम नॉट इंजीनियर, बट आई डिजाइन द डिवाइस एंड मैंने ही उसको इन्वेंट किया। और उस डिवाइस से शीतल ने बेटे सारे मेडल जीत लिए। तो उस तरीके का डिवाइस कोई ना मार्केट में था, ना ऐसा कोई रेफरेंस था जहां देखकर बनाया जा सके? वो डिवाइस सर ऐसा नहीं था, वो डिवाइस मैंने बनाया और उस डिवाइस से आज शीतल ने सारे मेडल जीत लिए। तो पायल को लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अब मैंने बोला बेटे तेरे पैर के लिए डिवाइस बनाऊंगा जिससे तू धनुष उठाएगी और चलाएगी और वर्ल्ड में लोहा मनवाएगी। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट आया और वो अपनी ट्रेनिंग पे जुट गई जो मैं ट्रेनिंग कराता था। तो उसको दोनों पैर नहीं है ना दोनों हाथ है, तो हम उसके कोर की, पूरा ट्रंक का, कोर का सारा एक्सरसाइज में उससे कराता था। उसको मैंने बोला हुआ था किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, तो एवरीडे वो उसी करती थी। तो सर मैंने 3 महीने में एक डिवाइस बना के तैयार किया, और उस लड़की ने जब पहली बार उस डिवाइस से धनुष उठा के तीर चलाया, मतलब उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, वो मुझे आज भी छू जाता है। ताकि एक बच्चे को कुलदीप मुस्कान मिल गया। मैं थोड़ा सा भावुक हुआ भी, बट मुझे मतलब इतना खुशी मिला कि तुम्हारा मिशन सफल हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। और आज पायल ने सर उसी डिवाइस से, आज नहीं, मैंने जो डिवाइस बनाई थी वो दोनों पैर से उठा के चलाने वाला डिवाइस था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि ऐसे पायल नहीं चला सकती है एज पर द वर्ल्ड आर्चरी रूल। वर्ल्ड आर्चरी सेड कि एक पैर से ही धनुष को उठा के चलाना है। और मैंने जब दोनों पैर का डिवाइस बनाया, उस टाइम उस डिवाइस से वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया एक पैर से। और फिर पायल रोने लगी, तो सर मेरा क्या हुआ? मैंने उसको बोला बेटे जब 2 से चलवाया तो 1 से भी चलवाऊंगा, व्हाई यू वरी। मैंने उसकी फिर कमर थपथपाई और अपने आप लंबी गहरी सांस मारी और सोचा यार क्या करूं। उसको तो मैंने आश्वासन दिया बच्ची को, और मैं तो सर कोई इंजीनियर नहीं हूं, पर मैंने बहुत गहरी लंबी सांस मारी, बैठा ऑफिस में जाके सोचने लगा। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो चीजें दिमाग में बिल्कुल ऐसे घूमती है ना, तो एक चीज आकर के दिमाग में फंसी मेरे, और मैंने वो डिवाइस पर लग गया। मैं घर भागा जम्मू से, मेरठ आया, और मैं बैठा घर में 1 हफ्ता रहा। मैंने डिवाइस बनाई, और वो डिवाइस बना करके 1 महीने के बाद में एक टूर्नामेंट था, खेलो इंडिया यूथ पैरा गेम्स, वहां पे पायल ने सिल्वर मेडल जीता उस डिवाइस से विद इन 1 मंथ। तो पायल बहुत खुश हुई, और पूरे भारत में एक मैसेज गया कि नहीं यार बहुत बड़ा चैलेंज था, वर्ल्ड आर्चरी ने बोल दिया था कि ऐसे चला नहीं सकती, बंदा फिर लेके आ गया एक डिवाइस और उससे नेशनल तक मेडल जिताया। पर वो डिवाइस पास नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, मैंने क्या किया, वर्ल्ड आर्चरी को एक इंटरप्रिटेशन डाला थ्रू इंडियन आर्चरी। इंडियन आर्चरी के थ्रू एक मेल भेजा हमने कि पायल ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड जिसको ये डिसेबिलिटी है कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और इसके लिए हमने डिवाइस बनाया है। काइंडली इस डिवाइस को अप्रूव किया जाए। तो वर्ल्ड आर्चरी का सर एक पैनल होता है जिसमें जजेस होते हैं, जिसमें क्लासीफायर होते हैं, डॉक्टर्स, ज्यूरी। उन्होंने 6 महीने लगाया, और 2025 दिसंबर एक दिन आया
जिसमें पायल सेलेक्ट हुई इंटरनेशनल के लिए, और वो दुबई यूथ पैरा एशियन गेम खेलने गई, और वहां पे वो कुलदीप की बनाई हुई डिवाइस अप्रूव किया वर्ल्ड आर्चरी ने, और वहां पे वो चौथे स्थान पर रह के पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई। और फिर एक दिन आया कि पायल इंडियन टीम में दोबारा सेलेक्ट हुई, थाईलैंड गई, और थाईलैंड जाकर वर्ल्ड पैरा सीरीज गेम्स में पायल ने वर्ल्ड के दिग्गजों को हरा करके, और फिर जो फाइनल मैच पड़ा मेरी ही बच्ची शीतल देवी के साथ, जो वर्ल्ड चैंपियन, उसके जैसा प्लेयर ही नहीं आज पैरा आर्चरी में, उसको हरा करके चैंपियन बनी। बहुत बड़ी बात। तो मेरे लिए कितना खुशी का पल था कि एक ही कोच के दो प्लेयर खड़े हो गए बात से। एक ही कोच के दो प्लेयर, और एक वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक मेडलिस्ट और एक बिल्कुल फ्रेशर, और वहां पे फ्रेशर बच्चा मेरे ही बच्चे को हरा करके चैंपियन बना। तो गोल्ड भी मेरा, सिल्वर भी मेरा, तो मेरे तो आंखों में पानी था सर, खुशी के। तो मेरे बच्चे इतिहास पे इतिहास रचते जा रहे हैं, तो इससे बड़ा खुशी का पल मेरे लिए नहीं था। तो अभी सर आपके किन किन प्रदेशों में हैं बच्चे, या एकेडमी कहाँ कहाँ अभी काम कर रही है? सर हमारी एक्चुअली में दो एकेडमी है। एक विद्वान आर्चरी एकेडमी है जो धनौरा की बागपत में हमने 2008 में शुरू की थी, और एक सर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एकेडमी है जहाँ पे मैं एज ए कोच कार्यरत हूँ। और वो एकेडमी को टोटल फंडिंग, टोटल सारा स्पॉन्सर, सब कुछ श्राइन बोर्ड करता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा श्राइन बोर्ड का, श्राइन बोर्ड के टोटल मतलब सपोर्टिंग स्टाफ, हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स, सीईओ श्राइन बोर्ड, एंड द स्पेशल थैंक्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, बिकॉज वो हमारे चेयरमैन है। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएंगे श्राइन बोर्ड क्या है? कई श्राइन बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो सब जानते हैं। श्राइन बोर्ड क्या है? श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड कहते हैं हम। और श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जो कटरा में टेम्पल है उसका एक ट्रस्ट है, और जो टेम्पल ट्रस्ट होते हुए भारत का पहला टेम्पल ट्रस्ट है जो स्पोर्ट्स में इतना बड़ा काम कर रहा है। और आज देश को सारे मेडल उस स्टेडियम ने दिलाने के काम किए हैं जहां पे मैं एज ए हेड कोच हूं। और मैं श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट का, श्राइन बोर्ड का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि स्पोर्ट्स में मतलब इतना आगे तक, इतनी फैसिलिटीज, बच्चों को रहना, खाना, इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटीज श्राइन बोर्ड दे रहा है। तो मैं श्राइन बोर्ड का बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छा काम कर। तो सर ये तो एक संस्था है जो इस स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या तब्दीली होनी चाहिए आपके अनुसार, जो कि आप एक कोच हैं, जो इस स्पोर्ट को थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचाया जा सके? एक ही चेंज होना चाहिए सर बस। बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम है हमारे देश में, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है। 2036 ओलंपिक की हम तैयारी में हैं जो इंडिया में होने वाला है, उसके लिए हमने बिड किया है। और मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है कि गवर्नमेंट, जो मैं कह रहा हूँ, अगर इस पर काम करेगी तो डेफिनेटली हम 36 ओलंपिक एंड अपकमिंग जितने भी ओलंपिक्स होंगे मेडल लाएंगे। हमें स्कूल लेवल पे काम करना है, ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। दैट इज ओनली द रूट जहां से ओलंपिक का रास्ता खुलता है, द स्कूल। द गवर्नमेंट डिसाइड 3 steps. The first step, grassroots, then development, then elite. Grassroots, development and elite. तो elite सर बहुत ऊंचा, मतलब ओलंपिक लेवल का है। ग्रासरूट स्कूल है, वहां पे हमें क्या काम करना होगा? वहां पे हमें बढ़िया फील्ड बनाने होंगे स्कूलों में। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, लोगों को थोड़ा दर्पण दिखाना चाहूंगा कि अगर हम स्कूल में, आज हमारे देश में 800 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, मैंडेट करे हर एक स्कूल को 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स मैंडेटरी कराना ही होगा, जब ही आपको एफिलिएशन मिलेगा। और यहां पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा बड़ी स्ट्रोंगली, अगर हमारे देश का ओलंपिक मेडल नहीं आ रहे हैं, रीजन, हम एक बहुत गर्व से बात बोलते हैं कि हम वर्ल्ड के सबसे युवा कंट्री है। यस है, आई एग्री दैट, बट ओलंपिक मेडल कहाँ है?
ओलंपिक मेडल की तालिका में हम पीछे हैं। जबकि मेरे ख्याल में इस वक्त हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। यस, यू आर राइट। हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और सबसे युवा देश है। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, लेकिन ओलंपिक मेडल की तालिका में हम सर पीछे हैं। उसका रीजन ओनली, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे थोड़ी सी कमी है, उसको हमें सुधारना होगा। और वो सुधारना कैसे होगा? हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टैलेंट स्काउटिंग टीम का गठन करना होगा, जिसमें कुछ एक्सपर्ट कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, पूरा एक टीम होता है। 10-12 लोगों का एक टीम का गठन हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, और वो टीम एवरी एंड ईच स्कूल जाकर के हर एक बच्चे का टैलेंट स्काउटिंग करे। अगर ऐसा गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट कर दिया, भारत सरकार और राज्य सरकारें ऐसे काम करेगी और ग्रास रूट पे ऐसे मतलब टैलेंट स्काउटिंग टीम बना के काम करेगी, तो हमारे अपकमिंग ओलंपिक्स में मेडल झड़ेंगे और हम मेडल तालिका में नंबर 1 पे होंगे, ऐसा मेरा बिलीव। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा, शीतल देवी जैसे सैकड़ों बच्चे हैं जो शायद सही माध्यम तक पहुंच ही नहीं पा रहे, नहीं, या सही कोचेस तक नहीं पहुंच पा रहे। सही कोचेस तक पहुंचे, हाँ। बट नीरज चोपड़ा का मेरा एक कहना है, नीरज चोपड़ा हो या कोई भी बच्चा हो सकता है कि देखो नीरज चोपड़ा टैलेंट स्काउटिंग हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम मैं बोलता हूं 90% बच्चों का टैलेंट स्काउटिंग नहीं हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे। तो पता ही नहीं चल पा रहा है किस स्पोर्ट में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सर मान के चलो कि एक कोच के पास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 5 निकल गए, 95 का क्या हुआ? 5 ही तो निकले। व्हाट अबाउट 95? 95 क्यों नहीं नेशनल मेडल लिए, क्यों नहीं इंटरनेशनल टीम में आए? बिकॉज ऑफ कोई स्काउटिंग नहीं हुआ। वो आर्चरी के लिए थे ही नहीं, प्रोबेबली वो किसी और स्पोर्ट के वो लिए थे फुटबॉल के लिए, वो थे शूटिंग के लिए, वो थे जेवलिन थ्रो के लिए, वो थे रनिंग के लिए। 100 मीटर वाला था कोई, किसी बच्चे का इतना स्पीड है और वो आर्चरी कर रहा है। किसी बच्चे का स्पीड है, वो कोई दूसरा ही गेम खेल रहा है। कोई बच्चा आर्चरी का है जो बहुत ही मतलब उसका बॉडी कंप्लीटली आर्चरी को डिजर्व करता है, वो जेवलिन थ्रो कर रहा है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हमें वर्क करना होगा, और इंफ्रा हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा बना रही है आज, बहुत अच्छे से मतलब करती जा रही है, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं। तो सर जैसे आप एबल्ड बॉडीड और डिसेबल्ड दोनों तरीके के बच्चों को ट्रेन करते हैं, एक डिसेबल्ड बच्चे को ट्रेन करने की क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? सर हम 3 तरह के बच्चों पे काम करते हैं, मैं एक ऐड करूंगा। ब्लाइंड, मैं भारत का पहला कोच हूं जिसने 2018 में एक ब्लाइंड बच्चे की खोज की और उसको हम तीरंदाजी में लेके आए। आई एम ओनली द फर्स्ट कोच इन इंडिया हु स्टार्टेड ब्लाइंड आर्चरी इन 2018, एंड राइट नाउ मिस्टर पवन शर्मा, ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो ब्लाइंड आर्चरी में नेशनल गोल्ड मेडल ले चुका है एंड ब्लाइंड आर्चरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। तो ब्लाइंड आर्चरी कैसे होते, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सर ब्लाइंड आर्चरी जो बच्चे, इसमें 3 V1, V2 एंड V3 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, और जिन बच्चों को थोड़ा दिखता है, समझो 10 मीटर दूर का दिखता है, कुछ बच्चे कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं जिनको दिखता ही नहीं है, जिनको 20 मीटर तक दिखता है, तो ऐसे बच्चों को डिवाइड मतलब एक क्लासिफिकेशन होता है, मेडिकल क्लासिफिकेशन इब्सा से होता है। इब्सा एक बॉडी है, इंटरनेशनल ब्लाइंड फेडरेशन, तो उसके मतलब माध्यम से एक मेडिकल होता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होने के बाद में उन बच्चे की क्लास डिवाइड होती है कि V1, V2 एंड V3, तो वो बच्चे फिर आर्चरी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो हमारे आर्चरी में एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस की सहायता से बच्चे तीर चला सकते हैं, जो डिवाइस भी मैंने खुद ही बनाया है। जैसे बिल्कुल ही ब्लाइंड बच्चा है जी, तो वो टारगेट कैसे देखेगा? सर उनके लिए क्या होता है, हम जैसे खड़े हैं, मान के चलो मैं ऐसे खड़ा हूँ, दोनों पैरों में एक नीचे एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और उस प्लेटफॉर्म में हम फील करते हैं कि अपना राइट लेग एंड लेफ्ट लेग टच है, जस्ट बिकॉज हम देख तो सकते नहीं, तो वी हैव टू फील। तो हमने फील किया, टच है, टच किया। फिर जब हम लेफ्ट हैंड में धनुष पकड़े होते हैं या राइट हैंड में, तो जब हम धनुष को उठाएंगे तो हमें यहाँ पे एक डिवाइस टच हो जाती है सामने, उसको फील करना है कि वो टच है, और फिर हम बिल्कुल एबल बॉडी आर्चर की तरह या पैरा आर्चर की तरह वही बिल्कुल सेम
फॉलो करना होता है, हम्म, सेम तरीके से धनुष को चलाना होता है। और हम अब टारगेट सामने 30 मीटर पे होता है और वो डिवाइस का एंगल ऐसे होता है कि उसको अगर आपने यहां टच किया है तो आपका एरो 10 ही जाके लगेगा। उसको सेट करना होता है और आर्चर तो को लेकिन कुछ टारगेट दिखेगा कैसे उनको? दिखेगा कुछ नहीं। वो डिवाइस आपको इस एंगल पे सेट होता है कि लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन हम उसको सेट करके रखते हैं। जब भी आर्चर उसको तीर रिलीज करेगा तो वो तीर सेंटर में ही जाके लगेगा। लेकिन यहां पे एक बड़ा चैलेंज है, हम जरा सा भी बॉडी के अंदर चेंज लेके आएंगे तो आपका एरो बाहर भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है। लेकिन आर्चर को फील कराना होता है, महसूस कराना होता है कि बेटे ये एंगल को ही आपको बार बार लाना है। यू हैव टू फील द सेम एंगल, सेम ब्रीदिंग पैटर्न, देन यू विल शूट बुलजाई। अदरवाइज बाहर हो जाएगा। बाहर मीन्स टारगेट पे लगेगा बट आपका येलो में नहीं लगेगा। तो सर हमने ब्लाइंड आर्चरी के ऊपर काम किया और ये मैं इसके लिए टोटल अप्रिशिएट करूंगा और बधाई दूंगा हमारे प्रेसिडेंट श्री अर्जुन मुंडा जी को। एक फोन कॉल एंड एक ईमेल के ऊपर उन्होंने पैरा आर्चरी को इंक्लूड किया 2020 में, सॉरी 2025 में। पहला इंटरनेशनल वो बच्चा नेशनल से पहले इंटरनेशनल खेल के आया। तो सर अभी तक तो हमने बात की मेडल्स की, इंटरनेशनल, नेशनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, लेकिन ये पिछले कुल 13-14 सालों में कुछ ऐसा भी लम्हे रहे होंगे जो थोड़े से इतने अच्छे नहीं होंगे। कुछ ऐसा याद है या उसके बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ सर आपने सही कहा। देखो लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छा आप सोचेंगे कि ऐसा ही चलता रहेगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो लाइफ में सूट बूट में बैठा हूँ, बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ, है नहीं, कोट पहना है, इंडिया, ये सर बहुत मुश्किल से कमाया है। इसके पीछे सर दशकों का मेहनत है। ये कमाना मतलब अपने आप में मतलब इसको कोई भी नहीं पहन सकता सर, ये कमाना पड़ता है। इसको कमाया है मैंने। उतार चढ़ाव खिलाड़ी के, कोचेस के और इवन आम इंसान सबकी लाइफ में आता है। लेकिन मेरा ये मानना है हिम्मत नहीं हारना। आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत लाइफ में। छोटा सा एक वाक्य बताऊंगा। बहुत प्रॉब्लम में था और लोगों को ये लगता था कि अभी कुलदीप खत्म। कब की बात है? अभी लोगों को लगा कि अभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। और थोड़ा सा बच्चों को लगता था, मेरे स्टूडेंट को लगता था कि नहीं भाई सर थोड़े से फील कर रहे हैं कि मतलब उनको लगता है, फेस से फील हो ही जाता है जब इंसान का बुरा समय चलता है, आप कितने भी स्ट्रोंग हो, बट वो आ जाता है थोड़ा। एक बच्ची मेरे पास आई, उसने मुझे एक डायरी दी, छोटी सी बच्ची 18-19 साल की, एंड बोलती सर सब ठीक हो जाएगा। और इस डायरी के सर मैंने पहले पेज पे कुछ लिखा है, इसको पढ़ना आप जरूर। तो मैंने जब डायरी खोली सर, उसके पहले पेज पे लिखा था सर वक्त ही तो है, बीत जाएगा, बदल जाएगा। मैं आज भी मतलब वो लाइन को जब भी लाइफ में ऐसा कुछ सोचता हूँ ना, ऐसा कुछ वाक्य आता है, सर ये टाइम है, ये वक्त है, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, आपको कैसे हैंडल करना है, आपको उस वक्त से कैसे निकलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये जो हम कठिन वक्त की बात अभी कर रहे थे, कोई उस वक्त का कोई इंसिडेंट कुछ याद है जब आपको लगा हो कि अब इसके आगे कैसे होगा? लाइफ में सर बहुत इंसिडेंट होते हैं और मेरे तो बहुत हुए हैं। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं सर मैं शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे, हम्म, क्योंकि कभी भी चीज़ों को ना शेयर मत करो। आप अपने अंदर जुनून लेके बैठे रहो, मेहनत करते रहो। और जो लोग आपसे जलते हैं, मैं तो बोलता हूँ भगवान से उनके लिए भी प्रे करो ताकि वो ऐसे ही जलते रहे। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर जिन लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी होती है वो उतना ही आगे चले जाते हैं। सर देखो वो तो मतलब आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ही रहना चाहिए।
क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तो जितना मतलब आप हम्बल रहोगे उतना ही अच्छा होगा। आप कठोर बन के क्या मिलना है सर, कुछ भी नहीं मिलना। आप हम्बल रहो, लोगों की जितनी आप अपनी क्षमता से बाहर जा करके मदद करो। अगर कोई आपके पास में आया है ना कुछ काम के लिए, करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि दुश्मन भी कोई आपके पास आया है, उसकी भी मदद इतनी शिद्दत से करो कि जैसे कि अपनी खुद की मदद के लिए आप उठते हो ना, उससे ज़्यादा उसकी करो। अगर कोई आया है उसको भी मतलब बताओ कि नहीं भाई, ये बंदा मदद के लिए बैठा है। मैंने एक बुक लिखी है, उसको भी पब्लिश करने वाला हूँ। उसमें अपना सारी चीज़ें लिखी। क्या नाम है किताब का? किताब का नाम अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन अच्छा। सोच रहा हूँ कि शून्य से स्वर्ण तक, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। बाकी अब तक बहुत अच्छा नाम है। किसान का बेटा हूँ सर, है नहीं, बहुत चीज़ें देखी, शून्य से ही उठाऊँ, है नहीं। और अभी तो कहीं भी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पहले पायदान पे हूँ। ये मैं ऐसे नहीं है कि कैमरे के सामने बहुत हम्बल बातें करूँ ना, मैं कैमरे के पीछे भी ऐसे ही हूँ। तो सर जब हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बताइए कि अगले 5-10 सालों में आर्चरी का भविष्य क्या है? अगले सर 5-10 सालों की अगर हम बात करें तो आर्चरी, हमारी इंडियन आर्चरी जो अपकमिंग ओलंपिक्स है LA 2028, यहाँ पे श्योर मेडल लेगा। और ये ऑन रिकॉर्ड हो गया आज आपके इंटरव्यू में। और मैं कोई भविष्य करता तो हूँ नहीं, बट मुझे बिलीव है सर, अपनी कोचिंग पे बिलीव है, अपने कोचिस पे बिलीव है, अपनी हमारी जो इकोसिस्टम है, फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड साई, आज जो सपोर्ट है हमको, उस पे मुझे पूरा बिलीव है। और स्पेशली जो हमारे कोचिस हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपकमिंग ओलंपिक में मेडल लेंगे और जो बैरियर था उसको तोड़ेंगे। और ये अगले 4-5 सालों में होने वाला है, तो फिर वर्ल्ड मैप पे हम नंबर 1 हो जाएंगे। सर आपने एक शब्द यूज़ किया इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा होता है स्पोर्ट्स में भी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हम ज़्यादातर जानते हैं सिर्फ प्लेयर्स को और चुनिंदा कोचेस को, जैसे आप हैं। जी। तो इस इकोसिस्टम में और वो कौन कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट को आगे बढ़ावा देते हैं? सब बहुत शानदार है आपका ना, हार्ट टचिंग क्वेश्चन है। लोग आज ना प्लेयर को जानते हैं, साक्षी का मेडल आ गया रेसलिंग में, मैरी कॉम का मेडल आ गया। मैरी कॉम के पास आज वर्ल्ड के सारे मेडल हैं। कौन कोच है मैरी कॉम का? मैरी कॉम के पीछे किस किस ने काम किया है? नोबडी नोज दैट। आज अगर हम बात करें शीतल के कोच को सब जान रहे हैं, कोच कुलदीप वेदवान है। लेकिन कोच कुलदीप वेदवान के अलावा भी बिहाइंड टीम है सर। मैं बात करूंगा हमारी फेडरेशन की, मैं बात करूंगा पर्टिकुलर कुछ लोगों की, और ये जरूरी नहीं है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। सर हर फेडरेशन में एक गुंजन अब्रोल बैठा है। मैं गुंजन अब्रोल जी जो हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी है, पिछले 30 सालों से, 40 सालों से मैं कहूंगा, हमारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर लिम्बाराम जी और जो डोला बैनर्जी, दीपिका कुमारी, शीतल देवी, और जो अभी हमारी चैंपियंस पायल नाग, इन सब के टिकट करवाना, इंश्योरेंस करवाना, सैंक्शन ऑर्डर निकालना, गवर्नमेंट के साथ में MOC की मीटिंग्स करना, पूरा दिन फाइल उठा के घूमना, रात को 9-9 बजे तक मीटिंग करना। तो ये इनके पीछे कौन है? ये फेडरेशन के जो हमारे ऑफिसर्स हैं। आज हमारे अर्जुन मुंडा जी है, अनिल कामलिनी जी है, और गुंजन अब्रोल जी है, हर एक स्टेट के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। आज फेडरेशन को लोग एलिगेशन लगा देते हैं, सिर्फ एलिगेशन लगाने के लिए बैठे हैं। अरे अप्रिशिएट करो उन लोगों के काम को जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहते हैं और बिना किसी एप्रिसिएशन के काम करते हैं। एयरपोर्ट पे जाते हैं रात को, अगर हम मेडल जीत के आए और हमारी फ्लाइट रात को 2 बजे पहुंचा, तो सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी और ऑफिस के भी सब चुनिंदा लोग, देवव्रत, पिछले 10 सालों से एक लड़का है हमारी फेडरेशन में देवव्रत, एक लड़का है सौरभ अग्रवाल, ये सारे लड़के एयरपोर्ट पे 2 बजे खड़े होते हैं
किस लिए? बुके लेकर के, ढोल नगाड़े लेकर के। उनको क्या मिलना है सर? बट उनके अंदर एक खुशी है कि हमारे देश का बच्चा हमारी फेडरेशन का, हमारे फेडरेशन का नाम हुआ है। उनको ना कोई एप्रिसिएशन मिलना है, ना कोई कैश अवार्ड मिलना है, ना उनको कोई प्रमोशन मिलना है, ना उनका कोई नाम जानेगा। सारी लाइमलाइट तो लाइमलाइट प्लेयर की है, इवन थोड़ी बहुत कोच की है, और उसके बाद फेडरेशन की है। बस आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया तीरंदाजी मेडल जीता, नाम किसका आया? ना सेक्रेटरी का आया, ना प्रेसिडेंट का आया, ना असिस्टेंट सेक्रेटरी का आया, ना स्टेट सेक्रेटरीज का आया, ना ऑफिस के भी लड़के जो पूरा पूरा दिन कंप्यूटर को टक 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 करके पीटते हैं। और ये हर एक फेडरेशन में है। मैं कहूंगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हर एक हमारे जितने भी रीजनल सेंटर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जितने भी वहां पे हमारे स्पोर्ट्स साइंस का स्टाफ है, वो सब बैठे हैं, कितना काम करते हैं बिहाइंड। तो उनको कौन पूछ रहा है? हमारे विनीत जी है जो आज पटियाला जो NIS है हमारा, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो कोच भी रहे हैं। तो पूरा एक सेंटर को कितने मतलब अच्छे से रन करते हैं। हर एक स्पोर्ट डिसिप्लिन में जाते हैं, हर एक नेशनल कैंप में जाते हैं। मैं ललिता जी की बात करूंगा, यहाँ पे भी रिटायर हो गए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साई से। जब हमारे कैंप होते थे, ओलंपिक के कैंप, मैं उनके पास जाता था, मैडम मुझे ये चाहिए। बोला ओके कोच साहब, कैंप में ऑफिस जाने से पहले हमारे कैंप में हाजिरी लगा के जाना। कोच साहब सब ठीक है? मैं जी मैम बहुत बढ़िया सब। तो उनको कौन जान रहा है? तो ये लोग इतने पेन के साथ काम करते हैं। रात को कभी कभी तो 2-2 बजे तक ये लोग बैठ करके पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि कल टीम का वीजा लगवाना है। कभी USA का वीजा नहीं मिलता, कभी चेक रिपब्लिक का वीजा नहीं मिलता। उसके पीछे कौन है? प्लेयर सिर्फ कैंप में बैठ के तीर चला रहा है, कोच कैंप में बैठ के कोचिंग दे रहा है। लेकिन उनका टाइम से वीजा लगवाना, टाइम से इंश्योरेंस करवाना, कैंप के ऑर्डर निकालना, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लाना, जो फेडरेशन से NTPC के थ्रू स्पॉन्सरशिप मिलना है। आज इतनी बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट्स डिजाइन किया है। मैं आपको बोलूं, आज मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्य को इतना अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि हमारे टाइम पे सर क्या होता था, एक टूर्नामेंट होता था। तो ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और इनके काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। एक लड़का हमारा, मतलब मैं सौरभ की बात करूंगा, वो कंप्यूटर पे काम कर करके सर उसकी एक आंख खराब हो गई, और छोटा सा सैलरी मिलता है। किसके लिए? वो भी देश के लिए काम कर रहा है। उनको भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, अवार्ड्स मिलने चाहिए, कैश अवार्ड मिलने चाहिए। बट कौन देता है उनको? तो उतना डेडिकेशन, उतना पैशन जो है, उसको और थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है। वो मैं उनसे बात करता हूँ, अपनी पूरी टीम से बात करता हूँ, वो रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा सौरभ को बोलता हूँ, सौरभ जो तुम कर रहा है ना वो मैं नहीं कर सकता। सौरभ पता क्या बोलता है? बोला नहीं सर, आप तो मुझे इतना बूस्टअप कर देते हो, अब मेरा दिल करता है कि मैं रात को ही बैठ के काम करूं। मैं नहीं भाई, तुम कर रहे हो काम, तुम लोगों की वजह से हम है, तुम लोगों की वजह से आज दीपिका कुमारी है, तुम लोगों की वजह से शीतल है, तुम लोगों की वजह से आज कोच रिचपाल, कोच सुरेंदर, कोच जीवन, कोच कुलदीप वेदवान, जितने भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, बिकॉज आप लोग पर्दे के पीछे वो काम कर रहे हो जो कोई जानता भी नहीं है। और मैं आपके इस क्वेश्चन को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि मेरे सामने ऐसा एक जर्नलिस्ट बैठा है जिसका नाम ही दर्पण है, और एक दर्पण दिखाने का काम पूरे भारत को और वर्ल्ड को कर रहा है। थैंक यू सर, रियली दिस इज अप्रिशिएबल, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मेरे से आज तक किसी ने नहीं किया। तो थैंक यू दर्पण जी, इट इज मतलब मेरे दिल को छू गया है। सर कहते हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बड़ी तपस्या होती है, कुछ बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं। आज आपके स्टूडेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियन हैं। कुछ ऐसा सेक्रीफाइस याद है आपको जो आपको लगा हो कि मैंने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करके आज यहाँ पहुंचा हूं? बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया सर, बहुत कुछ, और बताने से कुछ नहीं होना है। एक कोच ऐसी लाइफ जीता है, खुद के बच्चे ये नहीं पता कहाँ है। कभी अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को, अपने बेटे को कभी हक करके नहीं देखा। बाहर पढ़ रहे हॉस्टल में, फोन पे बात होगी। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको एक कोच ऐसे प्यार करता है जैसे खुद का बच्चा। कोच कभी भी पार्शलिटी नहीं करता, नेवर। जो एक अच्छा कोच होगा
वो सर ग्राउंड में डायमंड फेंकता है। मैं इसको यहाँ कोरिलेट करूंगा डायमंड फेंकने को। एक माँ और बाप, आपके 2 बच्चे हैं मानो, एक बेटी है एक बेटा। आपका प्यार क्या सर डिफाइन होगा ना कि इसको ज़्यादा करता है या बेटे को ज़्यादा करता है, बिल्कुल। दोनों के लिए बराबर है। हम्म, तो 3 लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, माँ बाप और गुरु, जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को इक्वली प्यार करते हैं। और इतना करते हैं कि उनको एक ही चीज दिखती है, दूसरा आदमी सोच सकता है कि नहीं ये फर्स्ट आ जाए, कोच यही सोचता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा अव्वल आए, बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा अव्वल आए। तो कोच सबको डायमंड फेंकता है जब ग्राउंड में होता है, क्योंकि कोचिंग सबको इक्वली देता है। बिल्कुल। दैट इज डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर, वो कितने डायमंड उठाता है, कितनी कोचिंग को अडॉप्ट करता है। कुछ बच्चे का माइंड ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है, कुछ बच्चे होते हैं स्लो, जो स्लो लर्न करते हैं। तो दैट इज डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। और आपका जो क्वेश्चन था कि सैक्रिफाई, सर लाइफ में बहुत सैक्रिफाई करता है कोच, क्योंकि पूरा दिन वो सुबह 4 बजे उठता है और शाम को 8-9 बजे तक बच्चों में उलझा रहता है। पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं कुछ कोच की। तो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ स्टूडेंट्स की बात की, अपनी एकेडमी की बात की, जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं उनकी बात की, जिनको अभी आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि वो अच्छा करेंगे उनके बारे में बात की, ना तो आपने फैमिली की बात की, अपने बच्चों की बात की। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन का कोई भी कोच के शायद बड़ा एक हिस्सा उनके ग्राउंड पे जाता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही मतलब एक कड़वा सच कहा जो लोग नहीं जानते। कोच की लाइफ टोटल ही सर ग्राउंड में बीत जाती है। वो अपनी फैमिली को देख ही नहीं पाता कभी। और कोच कोई भी हो, उसके लिए उसके स्टूडेंट ही उसकी फैमिली है। अपने खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कब कॉलेज से आए, कब स्कूल गए, उसको नहीं पता है। और उसका एक ही ड्रीम है कि कैसे उसके बच्चे, मैं जैसे बार बार एक चीज बोलूं, कैसे उसके बच्चे, कोच कैन नॉट से मेरा स्टूडेंट, वो हमेशा एक ही चीज बोलता है मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स को बच्चे बोलता है, क्योंकि उसको उन बच्चों में ही, उन स्टूडेंट्स में ही क्या दिखता है कि मेरे ही बच्चे हैं। तो कभी मलाल होता है इस बात का कि अपनी खुद की फैमिली को समय नहीं दे पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और मैं अपनी बेटिया को, बड़ी बेटी है मेरी आकांक्षा, मैं उसको ये बोलता हूँ बेटे मेहनत करो, बहुत आगे जाना है तुम्हें, और कभी किसी की जरूरत हो तो मैं हूं ना। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, बेटिया में रहती मेरठ, और मैं JNK में हूँ सर। और मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, बट बहुत बड़ी है। 2017 में मैंने JNK ज्वाइन किया था एज ए कोच, शाइन बोर्ड, और मैंने 5 साल छुट्टी नहीं लिया। रात दिन मैंने काम किया विदाउट एनी पर्सनल लीव। और जब जाके ये रिजल्ट आया, तो उस टाइम बच्चे पढ़ते थे देहरादून, बच्चों से फ़ोन पे बात होती थी। एक बार बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो, उसका हाथ टूट गया फुटबॉल खेलते, फुटबॉल स्कूल में खेला हुआ। मैं अपने बच्चे को सर देखने नहीं जा पाया। उसका प्लास्टर बंधा और तीसरे दिन फिर वो प्लास्टर में भी हाथ टूट गया, क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता दौड़ गया, और वो उसने कोशिश की कि मैं मतलब अपने आप को सेव करूँ, वो दीवार पे चढ़ने लगा, वो दीवार से गिर के फिर हाथ टूट गया। मैं उसके फिर भी नहीं जा पाया, क्योंकि मैं किसी टूर्नामेंट के लिए बाहर जा रहा था सर फॉरन। तो ऐसे मैंने कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि हमारे सारे कोच ऐसे ही डेडिकेशन से काम करते हैं, और ये जब ये जो मेडल आ रहे हैं ना, ये जब ही आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे कोचेज बहुत डेडिकेशन है, बहुत मतलब डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके लिए फैमिली उनकी स्टूडेंट ही है, और उनकी फैमिली को भगवान देख रहा है। कभी बच्चों ने, वाइफ ने, फैमिली में कभी बोला कि समय नहीं दे पा रहे? वो कहते नहीं सर कभी भी,
क्योंकि उनको पता है कि ये थारा बाप ना बावड़ा है, ये ऐसी बात सुनता ही नहीं। तो इनको पता है कि ही इज कम्प्लीटली बावड़ा। बावड़ा मीन्स ताकि ओनली उसको एक ही चीज़ दिखती है, ताकि मेडल कैसे लाना है। स्टूडेंट बोला तुम ग्राउंड पे नहीं होगा तो वो मेहनत नहीं करेंगे। तो वो पता नहीं डर से नहीं बोलते या कैसे नहीं बोलते। कभी ना बिटिया ने बोला और ना कभी बेटे ने बोला। और बेटा तो मतलब बहुत ही कम बोलता है, बहुत ही कम। तो मुझे लग रहा है कोई तो कुछ भी गैप है ये कि मैं टाइम नहीं दे पाता बच्चों को। तो सारे कोचिज का होगा ऐसे। सर, अगर आपको एक मैसेज देना हो हमारे यूथ को, हमारे ऑडियंस को, जो भी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या होगा? सर मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं किसी को मैसेज दे पाऊँ। धन्यवाद आपने मुझे मैसेज देने के लिए बोला, पर मैं मैसेज नहीं दूंगा। मैं पूरे देशवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे देश को साफ करो। आज भारत से बड़ा आप देखेंगे ना, एवरीवेयर डस्टबिन है। आप सब जगह फेंक दे रहे हैं कचरा। फॉरेन में मैं जब जाता हूँ, मेरे भारत के बहुत लोग ऐसे हैं जो फॉरेन जाते होंगे, कभी भी उनको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि घर से आप बाहर निकले और आपके घर के सामने कचरा पड़ा है, आपके मेन रोड पे कचरा पड़ा है। आप पब्लिक प्लेस में, रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं भी जाओ, वहीं कचरा पड़ा है। और ये रीजन मैंने देखे हैं। लोग, जब मैं कार से ट्रेवल करता हूँ, चिप्स का पैकेट खाया, शीशा डाउन किया और वो रोड पे फेंक दिया। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जूस पिया, उसका जो भी डब्बा है वो जस्ट विंडो से बाहर। इतना नहीं है ताकि खड़ा होकर के आप उसको डस्टबिन में डाल दो। तो ये सर एक से नहीं होना है, यही गवर्नमेंट से नहीं होना है। गवर्नमेंट सर कब तक करेगी, क्या करे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकती है, डस्टबिन रख सकती है। ट्रेन में क्या डस्टबिन नहीं होते? लेकिन फिर भी वहीं पे डाल देते हैं सर जहाँ बैठे होते हैं। तो हमें पूरे भारतीयों को कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। सर, मैं इस उम्मीद पे अलविदा लूँगा आपसे कि जैसे देश को पहला पैरालंपिक मेडल आपने दिलाया, पहला ओलंपिक मेडल भी आप दिलाएं और जल्दी दिलाएं। थैंक यू सर। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, पक्का दिलाऊंगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।